हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान IQ पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। और आज मैं आपके लिए साइंस क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ बेसिकली, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास है साइंस की और मतलब कंटिन्यूटी में रखेंगे इसको, मतलब 1 2 3 4 टॉपिक वाइज ही लूँगी बेसिकली। देखिए, मैंने आपको पहले भी KVS प्रिपरेशन वाली जो वीडियो थी उसमें बताया था कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। आपको बेसिकली NCERTs पढ़नी ही पड़ेंगी, 6 to 8 तो पढ़ ही लीजिए, प्लस 9 10 भी पढ़ने को बोला था क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जा रहे हैं, फिजिक्स साइड से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। फिर बायोलॉजी का भी पार्ट है, केमिस्ट्री का भी पार्ट है, इक्वेशन से रिलेटेड या फिर पोल्यूशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हम देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि साइंस में से कौन सा पार्ट ज़्यादा आएगा। पिछली बार का जो आपका पेपर था उसमें फिजिक्स बहुत ज़्यादा थी, बेसिकली न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा थे, लेकिन एक पेपर के बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि इस बार भी सेम पैटर्न होगा, ठीक है, क्योंकि चीज़ें चेंज हुई हैं काफ़ी, ठीक है। जैसे अब की बार अगर हम देखें तो कोविड कितना ज़्यादा फैल रहा है, तो हो सकता है डिजीज़ पर बहुत फोकस हो, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर फोकस हो। तो वो डिपेंड करता है चीज़ें कि पेपर किस टाइप से कौन सा पैटर्न वो रखते हैं, लेकिन हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम कोई भी टॉपिक छोड़े ना, ठीक है। टारगेट यही होना चाहिए, कोई भी टॉपिक ना छोड़े। तो बेसिकली आज मैं साइंस की क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। पहले मैंने बायोलॉजी ली है और मैं कोशिश करूँगी कि एक टॉपिक बायो का ले लूँ, फिर एक मैं फिजिक्स का ले लूँ, एक केमिस्ट्री का ले लूँ, ऐसे कोशिश करूँगी। अब देखती हूँ कितना कामयाब हो पाता है ये, ठीक है। तो अभी आज फिलहाल मेरा फेवरेट टॉपिक है, मेरा फेवरेट कंसेप्ट, तो मैंने सोचा कि इससे ही स्टार्ट करती हूँ क्योंकि बायोलॉजी मेरी मतलब क्योंकि मेरे पास थी भी 12th में, तो मेरे को लगता है कि मैं इसमें ज़्यादा अच्छी हूँ, तो मैं ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगी आपको, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री भी लेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स को भी देखेंगे एक बार। बेसिकली न्यूमेरिकल्स आपके फिजिक्स से ही आते हैं, मोशन, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, मोमेंटम हो गया, वेट हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं कॉमन है जो फिजिक्स में है, ठीक है। तो आज मैंने अपनी पसंद का टॉपिक लिया है, ठीक है। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा कि मैंने फिजिक्स या केमिस्ट्री क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे लगता है कि जिसमें मैं ज़्यादा परफेक्ट हूँ वो आपको पहले थोड़ा सा करा दो, ठीक है। तो इसके बाद क्योंकि एक फ्लो बन जाएगा ना, तो फिर चीज़ें बहुत नॉर्मल हो जाएंगी मेरे लिए, ओके। तो हम धीरे धीरे करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि अभी आपकी वैकेंसीज एडवर्टाइज नहीं हुई है, टाइम बहुत है, लेकिन कॉन्टिन्यूस टाइम में पढ़ाई करेंगे तो ही बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, ओके। एंड आई होप कि आप लोग पढ़ रहे होंगे। कुछ लोगों का सच में मन भी नहीं कर रहा होगा कि क्यों पढ़े, तो मैं कहती हूँ कि कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, ठीक है। ऐसा कई बार होता है हमारे साथ, हमारा नहीं मन करता है। देखिए, कुछ लोगों को मोटिवेशन अपने आप से मिल जाता है, लेकिन कुछ लोगों में मोटिवेशन जगाना पड़ता है, तो उनके लिए वैकेंसीज एडवर्टाइज होंगी, तब उनके अंदर एक अलग तरह का जोश जागेगा कि हाँ भी अब हमें पढ़ना है, ठीक है। चलो, वो आपकी अपनी खुद की चॉइस है, हम तो बस समझा सकते हैं, आपको गाइड ही कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की हम साइंस क्लास स्टार्ट करेंगे। बेसिकली ब्लड को कवर करेंगे, ब्लड और उसके कंपोनेंट्स को देखेंगे, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, और ब्लड ग्रुप्स का सिस्टम समझेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें समझेंगे हम। और आगे इस ब्लड, ऐसा नहीं कि ब्लड सिर्फ इतने में खत्म हो जाएगा, ब्लड सारा आ जाता है कि साइंस में बहुत वास्ट है चीज़ें, ठीक है। अगर मैं 12th की साइंस पर जाऊँ या 11th की साइंस पर जाऊँ तो बहुत वास्ट है, लेकिन आपके लिए ज़रूरी क्या है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने बहुत फैक्चुअल कंसेप्ट रखे हैं यहाँ पर कि मैं फैक्ट्स आपको बता दी जाऊँ, क्योंकि KVS का जो एग्जाम होता है ना, या फिर आप DSSB का लगा लो, ठीक है। DSSB में खैर GK में ही पूछे जाते हैं, साइंस के 2-4 क्वेश्चन होते हैं, तो DSSB में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन KVS वालों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि स्पेसिफिकली सेक्शंस है आपके साइंस का, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। तो मैं कहूंगी कि आप फैक्ट्स पर जाएं, ज़्यादा डीप में ना जाएं कि आप 11th 12th और आप ग्रेजुएशन लेवल की साइंस को देख रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है आपके लिए। आपके लिए फैक्ट जानना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इतने मुश्किल क्वेश्चंस थे नहीं वैसे, ठीक है। तो चलिए, अब बिना देरी के काफ़ी ज्ञान हो गया है मेरे ख्याल से मतलब चैनल के नाम पर कुछ ज़्यादा आज घुस गई हूँ मैं, और आपको लगेगा ज़्यादा ज्ञान बांट रही हूँ, पढ़ाई कम करा रही हूँ। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं अपनी, ठीक है। सो ब्लड आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आजकल जो कोविड चल रहा है अगर उसको देखें तो भी ब्लड का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। प्लाज्मा थेरेपी सुनी है ना आपने, जो जिसमें कर रहे हैं COVID-19 के पेशेंट्स को ठीक कर रहे हैं, वो भी ब्लड से ही रिलेटेड है, ठीक है। चलिए, उसके बारे में तो एक अलग वीडियो बना रखी है मैंने, आप चाहे तो देख सकते हैं वहाँ से। तो बेसिकली ब्लड के बारे में जानेंगे। ब्लड होता क्या है, एक तरह का टिश्यू होता है, ठीक है। अब टिश्यू कौन सा होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। पहली बात तो कनेक्टिव टिश्यू है, इससे समझ जाइए कि कनेक्ट कर रहा है, मतलब एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट को एक तरह से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। आपको पता है कि ब्लड हमारे पूरे शरीर में जो है बहता है, वेन्स के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू, ठीक है। आर्टरीज और वेन्स के थ्रू फैलता है, इसको शायद हिंदी में धमनियां बोलेंगे, ठीक है, उनके थ्रू फैलता है, और बहुत सारे फंक्शंस जो है ब्लड पूरे करता है, ठीक है। सबसे पहले बता दूं कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो ब्लड प्लाज्मा होता है सबसे ज्यादा होता है ब्लड में, ठीक है।
तो ये फ्लूइड में इसके टिश्यूज जो है बहते रहते हैं और आपके जो बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट तक जो है जरूरी चीजें पहुंचाते हैं, कुछ चीजें निकालते हैं। तो इस तरह से ब्लड पूरा सर्कुलेट होता है बॉडी में। तो आपको याद रखना है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लड किस तरह का टिश्यू है। देखिए सेल्स होती है हमारी बॉडी में, हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी है और जब बहुत सारी सेल्स इकट्ठी हो जाती हैं तो उनको हम टिश्यूज बोल देते हैं, ठीक है। और ब्लड कौन से टाइप का टिश्यू है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। बहुत ही फैक्चुअल नॉलेज दूंगी और मैंने कोशिश की है कि कोई भी चीज जो है छूटे ना आपकी, ठीक है। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम, ठीक है, कि हम बिल्कुल, हमें डॉक्टर्स तो बनना नहीं है, तो हम बेसिकली फैक्ट्स को याद करेंगे, ठीक है। तो आपको पहली चीज याद रखनी है कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। रेड कलर का होता है। क्यों होता है रेड कलर का? क्योंकि इसके अंदर एक रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन के कारण इसका कलर जो है वो रेड होता है। जैसे प्लांट्स में क्लोरोफिल के कारण ग्रीन कलर होता है, ऐसे ही ब्लड में हीमोग्लोबिन के कारण इसका कलर जो होता है वो रेड होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लड का पीएच है 7.4 के आसपास रहता है। बेसिकली न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक होता है ना ज्यादा बेसिक होता है, ठीक है। आपको पता है 7 से इधर जो है सारे एसिडिक होते हैं। पीएच लेवल हमारा 14 तक होता है ना, तो 7 से अगर इधर जाएंगे, लेस नंबर्स में जाएंगे तो चीजें एसिडिक होती चली जाती हैं और इधर जाएंगे तो आपकी बेसिक होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये बेसिकली 7.4 है। दैट मीन्स कि इसको हम न्यूट्रल कंसीडर कर सकते हैं कि न्यूट्रल है, ना एसिडिक है ना ही बेसिक है। और अगर ब्लड का ये पीएच लेवल बिगड़ जाए तो समझ लीजिए कि प्रॉब्लम है। ओके, तो ये तो हमने बात करी ब्लड के बारे में। अब थोड़े से इसके फंक्शंस में डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ कि करता क्या है। बेसिकली क्या करता है कि ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है। ऑक्सीजन को कैरी करता है बॉडी में, लंग से डिफरेंट पार्ट्स तक लेके जाता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी क्योंकि वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड्स को बॉडी सेल से रिसीव करता है और लंग्स को मतलब बेसिकली इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू द लंग्स फॉर ब्रेथिंग आउट, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड्स को ब्रेथ आउट करने के लिए हेल्प करता है। साथ ही साथ जो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है उसको भी कैरी करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से और पूरी बॉडी पार्ट्स तक, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो हार्मोन्स को कैरी करता है एंडोक्रीन ग्लैंड से। आपको पता है कि जो हमारे एंडोक्रीन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, बीच बीच में ऐसी चीजें भी आपको मिलती रहेंगी, आपको एक और कुछ और नॉलेज बढ़ती रहेंगी आपकी। तो एंडोक्रीन ग्लैंड से जो है हमारा हार्मोन्स जो है वो डेवलप होते हैं, एक तरह से सीक्रेट होते हैं, तो उनको जो है डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाता है, ब्लड पहुंचाता है उनको भी, ठीक है। और हमारी बॉडी को जो है फाइट करने की इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है ब्लड, जो WBCs होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। तो एक तरह से मैं कहूंगी कि हमारी बॉडी की रक्षा भी करता है ब्लड, ठीक है। आजकल कोविड-19 के टाइम पे आपको जानना बहुत जरूरी है कि ये सब कैसे करता है, मतलब कैसे रखता है, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे टेम्परेचर को थोड़ा सा रेगुलेट करता है, बॉडी के टेम्परेचर को, ठीक है। हमें बेसिकली वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालता है। तो बहुत सारे फंक्शंस है जो ब्लड करता है, ठीक है। धीरे धीरे आपको पता चलते रहेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब जरा देख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। देखिए गाइस, ज्यादा मुझे टेक्नोलॉजी का नहीं पता है, कंप्यूटर में थोड़ी सी वीक हूँ, लेकिन ये सब कुछ मैंने सीखा है अभी, ठीक है। तो मैं भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो सीख रही हूँ। तो वैसे भी आप देखिए लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ आपको अपने आप काम करना पड़ता है। तो आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मैं कंप्यूटर बहुत सीख रही हूँ, तो मुझे इस चीज की सच में बड़ा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि चलिए मुझे एटलीस्ट कंप्यूटर आ रहा है, ठीक है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्लाइड्स रहें, ठीक है। तो आजकल थोड़ा पिक्चर विक्चर भी डाल रही हूँ, तो आई होप कि आपको पसंद आएगी। सो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड को देखेंगे तो दो तरह के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। एक तो होता है ब्लड प्लाज्मा और एक होती है ब्लड सेल्स। तो मेजर पार्ट जो होता है ब्लड प्लाज्मा का ही होता है, ठीक है। उसके बाद सेल्स कौन कौन सी पाई जाती हैं? RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। आप सबको पता होगा ये। RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स, WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 4 कंपोनेंट्स हो गए ब्लड के, ठीक है। टोटल 4 कंपोनेंट्स हो गए। अगर आप खाली ब्लड को देखेंगे तो आपको रेड कलर में ही नजर आएगा, लेकिन जब हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू उसका जो ब्लड प्लाज्मा अलग किया जाता है, उसके कंपोनेंट्स को अलग किया जाता है, तो इस तरह से कुछ पिक्चर हमारे सामने आती है, ठीक है। अब देखिए ये ऊपर देखिए सबसे ज्यादा ये जो येलोइश लिक्विड है ये प्लाज्मा होता है। अगर आप ब्लड को देखेंगे तो कहेंगे कि ब्लड तो रेड होता है, तो ये ब्लड प्लाज्मा जो है ये ऐसा क्यों दिख रहा है? जब सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं तो इसके पार्ट जो है अलग हो जाते हैं। जैसे क्रोमेटोग्राफी के थ्रू हम क्या करते हैं, उस पेपर पे डिफरेंट कलर्स अलग हो जाते हैं ना, इसी तरह से इस प्रोसेस के थ्रू जो है ब्लड के पार्ट्स जो हैं अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है।
तो ये प्लाज्मा आपको दिख रहा होगा 55% बनाता है बेसिकली ब्लड का, ठीक है। सबसे मेजर पार्ट यही होता है ब्लड प्लाज्मा। उसके बाद बफी कॉर्ड्स है, ल्यूकोसाइट्स है, ल्यूकोसाइट्स मतलब होती हैं WBCs, एंड प्लेटलेट्स होती हैं, ये जो बीच में व्हाइट पार्ट दिख रहा है। उसके बाद ये जो रेड पार्ट दिख रहा है आपको, ये है एरिथ्रोसाइट्स, इनको हम RBC भी बोलते हैं, आगे आपको वीडियो में पता चलेगा, ठीक है। ये 45% बनाता है। तो एक तरह से देखें तो सबसे बड़ा रोल जो है वो ब्लड प्लाज्मा का है, उसके बाद हमारी RBCs का है, फिर WBC एंड प्लेटलेट्स का है, ठीक है। तो बस इतना जान लो अभी फिलहाल कि 4 कंपोनेंट्स होते हैं, और अगर इसमें भी आपसे पूछे कि सबसे मेजर कंपोनेंट कौन सा है, तो वो आपको याद रखना है कि ब्लड प्लाज्मा जो होता है वो सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है इसमें, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं, प्लाज्मा के बारे में जानेंगे, सारे कंपोनेंट्स के बारे में अलग अलग ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो इट कंटेन्स 55% पार्ट ऑफ द ब्लड, इतना हमें पता है कि ये 55% पार्ट जो है बनाता है ब्लड का, तो सबसे मेजर पार्ट होता है। ऑब्वियसली जब 100% की बात आ गई तो 55 तो यहाँ पर आ गया, तो 45 बचा वो आपका दूसरे कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है। तो मेजर पार्ट यही बनाता है, मतलब ज्यादा हिस्सा ब्लड प्लाज्मा का ही होता है, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में होता है, क्लियर होता है और येलो कलर का लिक्विड होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि येलो कलर का पानी जैसा चिपचिपा पानी टाइप्स होता है, येलो कलर का फ्लूइड होता है, ठीक है, अगर हम इसको सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू अलग करेंगे तो, ठीक है। उसके बाद कंटेन्स 90% वाटर होता है, इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं और कुछ ऑर्गेनिक सोल्ट्स भी होते हैं इसमें, ठीक है। तो आपको ये चीजें भी याद रखनी है। वैसे इतना क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा कि ब्लड प्लाज्मा में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, बट पूछने को खैर कुछ भी पूछ सकते हैं, तो थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। वाटर होता है, प्रोटीन्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी होते हैं। उसके बाद इट ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू द बॉडी टिश्यूज एंड रिटर्न्स द वेस्ट मटेरियल टू द किडनीज, ठीक है। तो काम क्या करता है ब्लड प्लाज्मा का, काम क्या करता है, देखिए जितने भी ये कंपोनेंट्स के पूरे फंक्शंस हैं, तो ब्लड का फंक्शन अगर आपको ओवरऑल पूछा जाए तो आप ये सारे फंक्शंस बता सकते हैं, और सिर्फ अगर स्पेसिफिकली अगर वो कंपोनेंट्स के फंक्शन पूछते हैं तो आपको याद रखना है कि किस कंपोनेंट का कौन सा फंक्शन है, ठीक है। सो इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, आपको पता है कि खाना स्टमक से कहाँ पर जाता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आपका बेसिकली अब्सॉर्ब हो जाता है, तो वहां से जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं वो ये ब्लड जो है दूसरे बॉडी टिश्यूज तक पहुंचाता है, एंड रिटर्न्स द वेस्ट मटेरियल टू द किडनीज, और फिर यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो किडनी को पहुंचा देता है। किडनी में बेसिकली प्यूरिफिकेशन होता है, ठीक है, तो वहां तक किडनी तक वो वेस्ट मटेरियल पहुंचाता है और दूसरे बॉडी पार्ट्स तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचा देता है, ठीक है, क्योंकि खाना एब्जॉर्ब हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मेजर डाइजेशन का पार्ट आता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड रिसीव करता है और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाएगा दूसरे बॉडी टिश्यूज तक, और वेस्ट मटेरियल को कहां पहुंचाएगा, किडनीज तक। तो ये काम करता है ब्लड प्लाज्मा। और कैसे करता है, क्योंकि ये फ्लूइड है ना, लिक्विड फॉर्म में है, तो ये तैरता रहता है बॉडी में पूरे थ्रू, ठीक है, वेन्स और आर्टरीज के थ्रू। तो ये है आपका ब्लड प्लाज्मा के बारे में। बहुत ही फैक्चुअल नॉलेज मैंने रखी है गाइज, मैंने कुछ ज्यादा भारी भरकम चीजें नहीं रखी हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आएंगे तो इनसे बाहर कुछ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे आपके साइंस में, अगर ब्लड से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेटलेट्स की, ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। देखिए आपको दूसरे नाम जरूर याद रखने हैं, क्योंकि कई बार पूछा जा सकता है कि कौन से कंपोनेंट को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं ब्लड के, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, ओके, ये याद रखना। अब ये करता क्या है प्लेटलेट्स, ये रेगुलेट करता है पीएच, हमारा पीएच लेवल जो मैंने बताया ना, ब्लड का 7.4 के अप्रोक्स रहता है, 7 पॉइंट किसी का 3 हो सकता है, किसी का 2 हो सकता है, 7.1 हो सकता है, पर ऐसा नहीं होगा कि 4 पहुंच गया या 3 पहुंच गया, ठीक है। ये पहुंच रहा है, दैट मीन्स की गड़बड़ी है, ठीक है। तो इस तरह से पीएच इसका न्यूट्रल ही रहता है। तो इस रेगुलेट करने में प्लेटलेट्स हेल्प करती हैं। हेल्प इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है कि क्लोटिंग ऑफ ब्लड में कौन सा कंपोनेंट शामिल होता है, तो आपको याद रखना है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है ब्लड की क्लॉटिंग को हेल्प करती हैं। देखिए जब भी आपको कोई कट या वाउंड लगता है ना, तो आप देखेंगे कि खून निकलता है आपके उस हिस्से से और उसके बाद अपने आप ही रुक जाता है। दैट मीन्स कि वो अंदर क्लॉटिंग हो रही है या बाहर सरफेस पर क्लॉटिंग हो जाती है ताकि खून रुक जाता है। तो ये बॉडी का अपना खुद का सिस्टम है। अगर आपको ब्लड क्लॉटिंग जो है वो नहीं रुक रही है, ठीक है, एक बीमारी होती है आई थिंक हीमोफीलिया, यस, हीमोफीलिया में क्या होता है, वो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है बेसिकली। उसमें क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग जो है वो होती ही नहीं है। तो उस ब्लड क्लॉटिंग की वजह से क्या होता है, ब्लड निकलता रहेगा बॉडी से बाहर और ब्लड की आपके शरीर में कमी हो जाएगी और अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। तो हीमोफीलिया ऐसी बीमारी होती है। सो ये जो है प्लेटलेट्स जो है आपकी हेल्प करती हैं कोगुलेशन में। ओके, याद रखना है कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जो है इन्हीं के कारण होती है। तो जितने भी कट्स या वाउंड्स हमें लगते हैं उसके बाद अगर आपकी प्लेटलेट्स गड़बड़ा रही हैं, अगर प्लेटलेट्स अच्छे से काम नहीं कर रही हैं, तो क्लॉटिंग आपके ब्लड में नहीं हो पाएगी। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट कॉम्पोनेंट देखते हैं,
बेसिकली मैंने आपको वही बताए हैं जो इम्पॉर्टेंट है चीज़ें गाइज। और नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सीरियसली आप यकीन नहीं मानेंगे, क्योंकि पहले सॉर्ट आउट करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ें लूँ, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी वेस्ट चीज़ है, कौन सी मैं सिर्फ बोल सकती हूँ तो इनफ होगा, कौन सी लिख सकते हैं। तो प्लीज़ आप पढ़िए, क्योंकि अगर मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो मुझे भी अच्छी फीलिंग आती है अगर आप देख रहे हैं और मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं, या फिर कोई लूप होल्स होते हैं, आपको लगता है कि कुछ कमियां हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, आई ऑलवेज वेलकम क्रिटिसिज्म, ओके। क्योंकि जब तक मुझे मेरी गलतियां, क्योंकि अपने आप से हम कभी अपनी गलतियों को नहीं देख पाते हैं, दूसरे ही हम पे हाईलाइट करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक नेचर होता है ना ह्यूमन बॉडी का, हमें गलतियां नजर आती नहीं है। तो आप ज्यादा अच्छे से देख रहे हैं मुझे, आप ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे, आपको कोई कमी लगती हो तो आप बता सकते हैं, पॉसिबल होगा तो मैं सुधार करूंगी ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन प्लीज़ आप कमेंट्स में भद्दे कमेंट्स ना करें। आई होप कि आप समझ रहे होंगे मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। नेगेटिव कमेंट्स आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, अलाउड है बिल्कुल। आपको कुछ चीज़ अच्छी नहीं लग रही बता सकते हैं, लेकिन इज अ पॉजिटिव वे बता सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं किसी को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश नहीं करते हैं कभी भी, ओके। तो आई होप कि आप ये डिग्निटी मेंटेन रखेंगे। नेक्स्ट है रेड ब्लड सेल्स के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं कहूँगी आरबीसीज। तो बोलते क्या है इनको, इनका एक और नाम है एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं इनको। और न्यूक्लियस नहीं होता है इनके अंदर। देखिए कोई भी सेल्स होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, किसी में नहीं होते हैं, ठीक है। तो इतना याद रखना है कि जो आरबीसीज होते हैं उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ओके। और इनको एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी एसएससी में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कंटेन पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन। तो ये जो हेमोग्लोबिन जो है वो आरबीसीज में प्रेजेंट होता है, इसी वजह से जो है ब्लड का कलर रेड होता है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पिक्चर दिखाई थी ना, एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब थी, उसके अंदर आपको मैंने एक पिक्चर दिखाई थी कि नीचे रेड पार्ट था, वो सारा आरबीसीज का था और उसका रेड कलर होता है। तो ऑब्वियसली जब पूरा सब कुछ मिल जाता है तो वो रेड कलर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है ब्लड, ठीक है। तो ये हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, आरबीसीज में। नेक्स्ट है आरबीसीज आर प्रोड्यूस इन स्प्लीन। तो एक स्प्लीन पार्ट होता है, आई थिंक लीवर स्टमक के जस्ट लेफ्ट साइड में और रिब्स के जस्ट ऊपर होता है लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो स्प्लीन होता है। अगर हम बात करें फिटस की, फिटस मतलब एक न्यूबॉर्न या फिर जो बच्चा माँ के गर्भ में होता है ना, उसको हम फिटस बोलते हैं। तो उसमें ब्लड कहाँ, आरबीसीज कहाँ प्रोड्यूस होती है, स्प्लीन में और लीवर में प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर बात करें आफ्टर बर्थ, तो बर्थ के बाद जो है बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है आरबीसीज, ठीक है। इतना जब ब्लड कैंसर होता है ना, खैर मैंने तो ये किसी सीरियल में देखा था, वहीं से इतनी गहरी नॉलेज मिली थी मुझे पहली बार, ठीक है। तो ब्लड कैंसर होता है तो कहते हैं ना कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा, बोन मैरो भाई बहन, सगे भाई बहन के थ्रू ही हो सकता है। तो इस तरह से तो बर्थ के बाद जो है बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है ये आरबीसीज जो है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अगर ये क्वेश्चन आता है कि जन्म से पहले कहाँ प्रोड्यूस होती है, तो स्प्लीन और लिवर आंसर होगा, और अगर जन्म के बाद की बात हो रही है तो बोन मैरो इसका आंसर होगा, ओके। कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, ये इसका मेन फंक्शन है, ठीक है, कि ये ऑक्सीजन कैरी करती हैं लंग से और पूरे बॉडी ऑफ सेल्स तक। देखिए जब लंग्स से ऑक्सीजन आती है तो वो फिल्टर होकर आती है, ठीक है। लेकिन जब बॉडी सेल्स में जाती है तो वो गंदी हो जाती है। ऑब्वियसली बॉडी में हमारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, प्यूरिफिकेशन नहीं हो पाता है, तो वहां पर आकर जो है ऑक्सीजन, थोड़ी सी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है वहां पर। लेकिन जो आरबीसीज हैं वो लंग्स से बहुत ही साफ सुथरा ब्लड लेकर आती हैं दूसरे सेल तक, और उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब देखिए आरबीसी से कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज होती है, वो मैं आपको बताती हूँ। क्लॉटिंग वाली मैंने आपको बता दी है कि हीमोफीलिया होती है, जो क्लॉटिंग जिसमें नहीं होती है, ठीक है। अगर ज्यादा आरबीसीज अगर किसी की बॉडी में सीक्रेट हो जाए तो उसमें क्या होता है, पॉलीसाइथीमिया होता है, पॉलीसाइथीमिया होता है। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली क्लॉटिंग जो है वो ज्यादा होने लगती है अंदर, मतलब जो ब्लड है वो थिक हो जाता है, ठीक है, इस बीमारी में, क्योंकि आपकी आरबीसीज बहुत प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। तो ब्लड जो है वो थिक हो जाता है, और थिक होने की वजह से क्या होता है कि क्लॉटिंग बहुत जल्दी होती है। आपको मान लीजिए थोड़ा सा कुछ भी हो गया अंदर, बॉडी में डैमेज हुआ है, कुछ भी हुआ है, एकदम से क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी और नसें ब्लॉक हो जाती हैं, और इस टाइप की, तो इसमें भी डेथ तक के चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये बीमारी हो जाती है जब हम ज्यादा आरबीसीज प्रेजेंट हो जाती हैं, हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो जाती हैं। लेकिन जब आरबीसीज बहुत कम होती है, उनके नंबर गड़बड़ा जाते हैं, तो एनीमिया हो जाता है, ठीक है। एनीमिया बहुत ही कॉमन बीमारी है और बहुत ही भयंकर भी है। तो जब कम आरबीसीज क्रिएट होती हैं तो आपको एनीमिया हो सकता है। एनीमिया में क्या हो सकता है कि आरबीसीज बहुत ज्यादा इफेक्ट होती हैं
हैं इससे। और बेसिकली जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है पेशेंट में, और मतलब पेल हो जाता है, बिल्कुल येलो पेल जैसा चेहरा हो जाएगा, हाथ पैर हो जाएंगे, क्योंकि आरबीसी नहीं, रेडिश जो हाथों की लुक होती है, पूरे शरीर की जो रेडिश लुक होती है थोड़ी सी, वो आपको नजर आ जाएगी कि वो येलोइश में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, किडनी डैमेज हो सकती है या फिर लीवर डैमेज हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी अगर डिफरेंट पार्ट्स तक, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये दो बीमारियां होती है आरबीसी के ज्यादा या कम होने से। ठीक है, ये भी याद रखना। और दूसरा नाम जरूर याद रखना है, एरिथ्रोसाइट्स। ओके, और आगे हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसीज को। ओके, तो डब्ल्यूबीसीज के बारे में बात कर रहे हैं। कोविड-19 फैल रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूबीसीज मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स को बोलते हैं। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स को, इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आपने देखा था कि आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये भी सेल्स है ना, और सेल्स में कुछ सेल्स में न्यूक्लियस होता है, कुछ में नहीं होता है। जब आप प्लांट सेल करेंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल को देखेंगे, तो आप देखेंगे बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं इनमें। ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। ठीक है, ये सबसे ज्यादा हेल्प करती हैं बेसिकली हमारे बॉडी बिल्डर्स कह सकते हैं हम, आर व्हाइट ब्लड सेल्स को। ठीक है, डिजीज इन्फेक्शंस के थ्रू फाइट करते हैं इन्फेक्शंस के अगेंस्ट, और हमें डिजीज से जो है बचाते हैं, बीमारियों से बचाते हैं। उसके बाद दे आर ऑल्सो कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन से कंपोनेंट को, किस पार्ट को जो है, किस सेल को हम सोल्जर्स ऑफ द बॉडी बोलते हैं। तो आपको याद रखना है डब्ल्यूबीसीज को। अब देखिए, दो तरह के डब्ल्यूबीसीज होते हैं, ये मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया है। इतना क्वेश्चन में खैर पूछा नहीं जाएगा, बट फिर भी देख लो एक बार। एक तो होते हैं ग्रैनुलोसाइट्स। ठीक है, ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, इसमें बेसोफिल्स है, ओसिनोफिल्स है, या फिर न्यूट्रोफिल्स हैं। 3 टाइप हैं इसके। फिर है ए ग्रैनुलोसाइट्स। ए ग्रैनुलोसाइट्स में आते हैं आपके मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका नाम आता रहता है, क्योंकि ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये एंटीबॉडी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, आपने नाम सुना होगा एंटीजन का, और आपने नाम सुना होगा एंटीबॉडीज का। ठीक है, आजकल इम्यून सिस्टम की बात होती है कोविड-19 के टाइम में, तो आपको पता है कि एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में क्रिएट होती हैं जब भी कोई बाहर का एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है। ठीक है, तो ये एंटीबॉडी और एंटीजन फॉर्मेशन दोनों में ही हेल्प करती है ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सॉरी, एंटीबॉडीज फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो एंटीजन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करती हैं लिम्फोसाइट्स। ठीक है, और ये आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज का ही पार्ट है। ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स का नाम आपको याद रखना है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लिम्फोसाइट याद रखिए। ठीक है, क्योंकि कोविड-19 का दौर चल रहा है, पता नहीं क्या पूछ लेंगे, तो डिजीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हम बात करते हैं लिम्फ के बारे में। तो लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है हमारा, जिस तरह से ब्लड सिस्टम होता है ना, ऐसे लिम्फेटिक सिस्टम होता है। अब लिम्फ होता क्या है, बहुत ही आसान सी भाषा में मैंने लिखा है कि अगर ब्लड में से आप आरबीसीज निकाल देंगे ना, तो वो हमारा लिम्फ हो जाएगा, या फिर प्लाज्मा प्लस में डब्ल्यूबीसी को मिला देंगे तो उसको भी लिम्फ बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक लिक्विड होता है एक तरह का, और येलोइश व्हाइटिश कुछ लिक्विड होता है। ठीक है, तो अगर ब्लड में से आप आरबीसी निकाल दो तो वो बच जाएगा, वो उसको हम लिम्फ बोलेंगे, या फिर प्लाज्मा में आप डब्ल्यूबीसी मिला दो तो वो भी आपका लिम्फ कहलाएगा। ठीक है, एंड इंटरचेंजेस ऑफ ऑल इंटरचेंजेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, वो लिम्फ के थ्रू होता है। ठीक है, जितने भी इंटरचेंजेस होते हैं न्यूट्रिएंट्स के या फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स के ब्लड और टिश्यू के बीच में, तो वो सब कुछ किसके थ्रू होता है, इस लिम्फ के थ्रू होता है। स्प्लीन प्रोड्यूसेस लिम्फ। अब ये स्प्लीन जो मैंने आपको बताया था, स्प्लीन में जब बर्थ से पहले आपका जो आरबीसीज है वो प्रोड्यूस होती हैं, तो ये जो स्प्लीन है यही प्रोड्यूस करता है आपका लिम्फ को। स्प्लीन अब होता क्या है स्प्लीन, इसके बारे में थोड़ा सा लिख दिया है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लड बैंक। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि स्प्लीन क्या होता है, इसको ब्लड बैंक भी बोलते हैं हम। देखिए, डब्ल्यूबीसीज हमारे सोल्जर्स होते हैं और स्प्लीन को हम बोलते हैं ब्लड बैंक। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ब्लड बनता है, बेसिकली आरबीसीज बनती हैं आपकी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड लिम्फ आर प्रोड्यूस इन स्प्लीन, क्योंकि तीनों ही ब्लड जो है प्रोड्यूस ही यहाँ से होता है स्प्लीन से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने आपको स्प्लीन के बारे में बताया है, याद रखना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में है। ठीक है, और ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे ब्लड और टिश्यूज के बीच में इंटरचेंजेस होते हैं, सब लिम्फ के थ्रू होता है। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब जरा बात कर लेते हैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्लड ग्रुप्स के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि 1900 से पहले, ठीक है, 1900 से पहले क्या माना जाता था कि जो ह्यूमन बॉडी में ब्लड है वो सेम ही है, उसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। लेकिन एक साइंटिस्ट आए हमारे, कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर आए, तो इन्होंने बताया कि जो ब्लड ग्रुप है वो कई तरह का हो सकता है। हर इंसान की बॉडी में
एक जैसा ब्लड नहीं पाया जाता है, उसके कुछ डिफरेंट कैटेगरीज इन्होंने बताई। तो इन्होंने ए, बी और ओ इन 3 ब्लड ग्रुप्स की खोज की। आपको पता है कि हमारे पास टोटल 4 ब्लड ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये तो आई थिंक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इनका नाम आपको याद रखना है कि इनको फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग बोलते हैं, ठीक है। ए, बी एंड ओ ब्लड ग्रुप की खोज इन्होंने की थी। फिर इनके जस्ट बाद 1902 में जो है डी कास्टेलो एंड स्टर्ल ने डिस्कवर किया ए बी ब्लड ग्रुप। इन्होंने एक और नया ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया जो था ए बी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है नई नई इन्वेंशंस होती रहती हैं। अब कल को पता चल जाए हमें कुछ सालों बाद कि भाई एक और ब्लड होता है जिसका नाम ये वाई रख दें, ठीक है, या फिर सी रख दें, कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि साइंस इज ऑल अबाउट इन्वेंशंस। सो आगे हो सकता है कुछ भी ऐसा। ओके, तो डी कैस्टेलो एंड स्टर्ल ने डिस्कवर किया था ए बी ब्लड ग्रुप 1902 में। ओके, बस ये तो आपको फैक्ट्स याद रखने हैं बस, ठीक है। जो मैं बता रही हूँ ना आपको, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसकी पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी, वहां से आप देख लेना। ओके, अब उसके बाद बात करते हैं एबीओ सिस्टम के बारे में। ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, क्योंकि आपको पता है कि 3 ही आपकी जो अल्फाबेट्स हैं वो इन्वॉल्व है, ए, बी और ओ। इन्हीं से ए बन गया, बी बन गया, ए बी बन गया और ओ, ये हमारे 4 ब्लड ग्रुप हो गए, ठीक है। तो जितना भी हमारा ब्लड ग्रुप का सिस्टम होता है वो एंटीजेंस पर बेस्ड होता है और एंटीबॉडीज पर बेस्ड होता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ये एंटीजेंस और एंटीबॉडीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम डिजीज वाला चैप्टर करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, एबीओ ब्लड सिस्टम ब्लड ग्रुप कर रहे हैं, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इतना ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे एंटीजेंस और एंटीबॉडीज के बारे में, बस आपको बता दूंगी कि होता क्या है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए एंटीजेंस क्या होते हैं। एंटीजेंस होते हैं प्रोटीन्स या शुगर्स कह सकते हैं हम इसको, एंड आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, ठीक है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि नहीं ये तो कोई फॉरेन मटेरियल होता है जो बॉडी में एंटर करता है और इनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती है। तो अगर आपको सिर्फ इतना पता है तो आपकी नॉलेज थोड़ी सी अधूरी है। एक्चुअली होता क्या है ना कि एंटीबॉडीज एंटीजेंस जो होते हैं पहले से बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली आरबीसीज पर, उनके सरफेस पर आरबीसीज की शेप होती है ना, गोल सी शेप होती है इस तरह की, ठीक है। तो उनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है, ये जो आपके एंटीजेंस होते हैं, ठीक है, इनके सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। ए और बी एंटीजेंस ही होते हैं, ठीक है, इनको भी ए और बी एंटीजेंस बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं एंटीबॉडीज। दे आर प्रोड्यूस इन लिम्फ ग्लैंड्स। कहाँ प्रोड्यूस होती है, लिम्फ ग्लैंड्स में प्रोड्यूस होती है, एंड आर प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा। तो ब्लड प्लाज्मा में तैरती रहती हैं ये एंटीबॉडीज हमारी, ठीक है। इनके भी नाम ए और बी है, यहाँ पे मैंने स्मॉल में लिख दिया आपको समझाने के लिए कि ए बी मतलब ये एंटीजन अलग होगा, एंटीबॉडी अलग होगी, ठीक है। आप लिख सकते हैं इसको भी ए और बी, लेकिन ये दोनों चीजें अलग अलग है, बस इतना याद रखना, ठीक है। तो अब सिस्टम क्या होता है, देखिए ये तो मैंने बात बताई आपको कि बॉडी में कौन से प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ एंटीजेंस जो है हमारी बॉडी में बाहर से प्रेजेंट हो जाते हैं। अब बॉडी का सिस्टम पता है कैसा है कि जो हमारे जो सेल्फ एंटीजेंस होते हैं, सेल्फ मेड एंटीजेंस होते हैं, इनके खिलाफ एंटीबॉडीज हमारी बॉडी जनरली प्रोड्यूस नहीं करती है, क्योंकि वो जानती है उनको पता है कि भाई ये तो हमारे घर में ही रहते हैं, हमारा शरीर इनके लिए घर हो गया, ये तो हमारे घर के सदस्य हैं, इनको अटैक नहीं करना है, ठीक है। जैसे एक डॉग आपने पाल लिया ना घर में, आपने पेट बना लिया उसको, तो आप देखेंगे घर के लोगों पर अटैक नहीं करेगा, लेकिन बाहर वालों पर तो बहुत ज्यादा गंदे तरीके से अटैक करता है, ठीक है। अगर खतरनाक डॉग्स की बात करा रही हूँ, अगर आपने ट्रेन किया हुआ है स्पेशली इस तरह से, ये जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ। इसी तरह से इनका रोल है कि जब बॉडी में एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी, तो एंटीबॉडीज उनके खिलाफ क्रिएट नहीं होती हैं, ये दोनों आपस में भाई बहन मिलकर बनकर रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई एंटीजन बाहर से आ रहा है तो उसको एंटीबॉडीज पहचान नहीं पाती हैं, और अगर एंटीबॉडीज उनको पहचान नहीं पाएंगी तो ऑब्वियसली उन पर अटैक करने जाएंगी, क्योंकि उनको लगेगा कि ये बॉडी को हार्मफुल कर सकते हैं। जैसे आपके जितने भी वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ये हमारे एंटीजेंस हो गए जो बाहर से आते हैं, जो हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, ठीक है। उनको बॉडी पहचान नहीं पाती है और बॉडी कर दी है अटैक एंटीबॉडीज क्रिएट करके। जैसे हमें छोटा मोटा बुखार हो जाता है, वायरस इन्फ्लुएंजा वगैरह ये सब होता है ना, तो अपने आप हम ठीक हो जाते हैं थोड़ी बहुत दवाइयों से, या फिर कभी कभी जुकाम वगैरह होता है अपने आप ठीक हो जाता है, खांसी अपने आप ठीक हो जाती है। तो इसीलिए क्योंकि हमारी एंटीबॉडीज जो है वो, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इतना डेवलप हो जाता है कि वो अटैक कर देता है उस वायरस को या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और उस चीज को खत्म कर देता है, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि एंटीजेंस बाहर से भी आ सकते हैं और बॉडी में भी प्रेजेंट रहते हैं, और एंटीबॉडीज क्रिएट होती है एंटीजन के खिलाफ ही, लेकिन ऐसा एंटीजन जिसको एंटीबॉडीज पहचानती नहीं है, जो बाहर से आया है। ओके, आई थिंक कि ये एंटीजेंस एंटीबॉडी आपको क्लियर हो गया होगा, और थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे आगे, ठीक है। अब देखिए हमारा मेन टॉपिक क्या है कि 4 टाइप्स ऑफ ब्लड के बारे में हमें जानना है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर लिखे दिए हैं ए बी और ओ, हमारे 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ी सी डिटेलिंग है। ए के अंदर जो है एंटीजन ए पाया जाता है और एंटीबॉडी कौन सी पाई जाती है, बी, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर एंटीजन ए है
और एंटीबॉडी बी है तो ऑब्वियसली ये इसको अटैक नहीं करेगी। अगर एंटीजन ए है तो इसके खिलाफ एंटीबॉडी भी ए बनाएगी ना, तभी तो अटैक करेगी। ठीक है, तो आराम से रह रहे हैं ये भी, भाई एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी है। उसके बाद बी की बात करें तो बी में एंटीजन बी पाया जाता है और एंटीबॉडी ए पाई जाती है। ए बी की बात करें तो इसमें दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, ए और बी दोनों पाए जाते हैं, लेकिन कोई भी एंटीबॉडी ए बी के अंदर नहीं पाई जाती है। ठीक है, ओ के अगर बात करें तो इसमें ना तो ए एंटीजन होता है ना ही बी एंटीजन होता है, जबकि इसमें दोनों एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। अगर आप ए और बी को देखें तो उल्टे हैं एकदम, इन दोनों को देखेंगे तो ये एक दूसरे के उल्टे हैं। यहाँ पर एंटीबॉडी ए पाई जा रही है, यहाँ पर एंटीबॉडी बी पाई जा रही है, यहाँ पर एंटीजन बी पाया जा रहा है और यहाँ पर एंटीजन ए पाया जा रहा है। ऐसे यहाँ पर एंटीजन तो दोनों है बट एंटीबॉडी नहीं है, और यहाँ पर एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी है। ठीक है, इसको और अच्छे तरीके से हम क्लियर करेंगे पिक्चर के थ्रू। बस ये लास्ट स्लाइड है, टेंशन मतलब वीडियो खत्म ही होने वाली है। ओके, थोड़ा सा अंत तक देख लिया करो ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब देखिए होता क्या है, जब हम ब्लड डोनेशन की बात करते हैं ना, वो बहुत ही क्रिटिकल होता है। ब्लड डोनेशन जो कहते हैं या ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो कहते हैं ना, चलो डोनेट तो आपने कर दिया, लेकिन जब वो किसी दूसरे की बॉडी में पहुंचाना है हमें उस ब्लड को, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस होती हैं। वो सिचुएशंस क्या होती है वो मैं आपको समझा देती हूँ थोड़ा सा। देखिए, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं हम ओ को, ठीक है, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट हम बोलते हैं ए बी ब्लड ग्रुप को, क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो किसी को नहीं दे सकता, लेकिन ले सबसे सकता है। वो ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है खून। ठीक है, लेकिन जिस बंदे का खून ओ है, ठीक है, वो किसी से भी नहीं ले सकता, सिर्फ ओ से ही ले सकता है, और वो दे सबको सकता है। वो ए को भी दे देगा, वो बी को भी दे देगा, और ए बी को भी दे देगा। ठीक है, इसीलिए भाई इतना दानवीर है ओ, इसीलिए हम इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। और भाई ए बी सिर्फ लेने पे ध्यान दे रहा है, देने पे ध्यान दे रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। लेकिन इन दोनों की गलती नहीं है इसमें, क्योंकि सिस्टम कुछ और ही है। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ क्यों होता है ऐसा। तो बात ये है कि ए बी में क्योंकि दोनों एंटीजन्स पाए जाते हैं, और ये इन ब्लड ग्रुप्स के लिए, ये ए बी और ओ के लिए फॉरेनर हैं, ये बाहर से आए हुए हैं, इसलिए इनमें जो ये एंटीबॉडीज है ना, ये सारी अटैक करेंगी इन पर। ओके, इसीलिए ए बी जो है इनको नहीं दे सकता है ब्लड। अब बात करेंगे हम ओ की, तो ओ के साथ क्या दिक्कत है कि ओ ले क्यों नहीं सकता है, क्योंकि ओ के अंदर जो है कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। और अगर ए बी, ए या बी कोई भी इनको देगा तो ओ के अंदर एंटीजन्स प्रेजेंट हो जाएंगे, ए और बी। अगर ए से लेगा तो ए आएगा, बी से लेगा तो बी आएगा, और ए बी से लेगा तो ए बी, दोनों आ जाएंगे। तो ये जो एंटीबॉडीज हैं ये एक्टिवेट हो जाएंगे और ये कहेंगे अभी तक तो एंटीजन था नहीं, ये फटाफट से कहां से आ गया, और ये अटैक करेंगे इसको। ठीक है, तो इसीलिए जो है ओ नहीं ले पाता इससे। अब ओ सिर्फ ओ से ही ले सकता है। ओके, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इधर साइड में लिखा हुआ है, मैं समझा देती हूँ एक बार। ठीक है, अब देखिए ए बी जो है वो सिर्फ ए बी को दे सकता है और किसी से नहीं ले सकता। ठीक है, और किसी को नहीं दे सकता, सॉरी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एंटीजन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो इसको कोई खतरा नहीं होता, अपने वाले से अटैक नहीं करेंगे एंटीबॉडीज। ठीक है, अब बात करें ये रिसीव किससे कर सकता है, सबसे रिसीव कर सकता है। ए बी से भी कर सकता है, ए बी से भी कर सकता है, बी से भी और ओ से भी। भाई अपना ब्लड ग्रुप अपने ब्लड ग्रुप से तो ले ही सकता है ना, वो तो है ही कि ओ से ले सकता है, ए से ले सकता है, ए बी से ले सकता है। हम दूसरे की बात कर रहे हैं। अब ए की बात करें तो ए जो है वो ए और ए बी को दे सकता है, बट ए और कैन गिव, हाँ, ए और ए बी को दे सकता है, लेकिन ए और ओ से जो है रिसीव कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर वो ए बी से रिसीव नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब दो से तो ले ही सकता है ना। ए ब्लड ग्रुप वाले को कभी कमी पड़ी तो एटलीस्ट उसके पास दो ऑप्शन है, ए बी है और बी भी है। अब बी की बात करें तो बी जो है बी और ए बी को दे सकता है और बी और ओ से ले सकता है। ओ की बात करें तो ओ सबको दे सकता है, लेकिन मतलब रिसीव सिर्फ यहीं से कर सकता है, ओ से। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि जो ओ ब्लड ग्रुप वाले पीपल होते हैं, मतलब एक्सीडेंट हो जाता है कई बार या कोई भी कमी हो जाती है ब्लड की, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए ब्लड निकालना, मतलब अगर कमी हो अगर ब्लड बैंक में। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि ब्लड डोनेट करना चाहिए हमें, ताकि मतलब अगर आप स्वस्थ हैं। और मतलब पहले जब मैं एक बार गई थी तो उन्होंने ये बताया था कि 55 किलो से, तब उस टाइम तो बहुत कम वजन था, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, क्योंकि वजन का भी कुछ होता है इसमें कि अगर आप ऑब्वियसली आपकी बॉडी को भी एक खून की आवश्यकता होती है। थोड़ी सी कमजोरी, ऐसा नहीं कि आपको कमजोर आ जाएंगे, लेकिन एक प्रॉपर आपकी बॉडी का सिस्टम होना चाहिए। डॉक्टर्स चेक करते हैं कि आप ब्लड डोनेट करने के काबिल हैं या नहीं है। अगर काबिल हैं तो वो ले लेते हैं, अगर काबिल नहीं है तो वो मना कर देते हैं। ठीक है, बेसिकली ये होता है।
तो आई होप कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ये यूनिवर्सल डोनर है और क्यों ये रेसिपिएंट है एबी का, ठीक है, और कौन किसको दे सकता है और कौन किससे नहीं ले सकता है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो बेसिकली गाइज ये थी आज की ब्लड के बारे में। मैंने आपको जितने भी फैक्ट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। हालांकि कुछ चीजें इसमें और भी हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, उसमें ब्लड इंक्लूड है, उसमें हम लंग्स की बात करेंगे, ठीक है, लंग्स कह रही हूँ, हार्ट की बात करेंगे। ओहो इट्स उसमें हम थोड़ा सा हार्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आज की वीडियो बस आपके लिए इतनी थी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और टेलीग्राम चैनल से और फेसबुक से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि अपडेट्स आपको वहां पर मिल जाती हैं। टेलीग्राम चैनल पर मैं आपकी सीरीज स्टार्ट कर चुकी हूँ, टेस्ट सीरीज मैंने इंग्लिश की स्टार्ट कर दी है, अब मैं सोच रही हूँ कि हिंदी की डालूंगी आपके लिए, मतलब एक एक टेस्ट सीरीज में कोशिश कर रही हूँ हर सब्जेक्ट की डाल दूँ, ताकि आपकी थोड़ी सी आप चेक कर पाएं अपने आप को। बेसिकली ना टेस्ट सीरीज करने से हमें थोड़ा सा ये संतुष्टि हो जाती है, अगर हमने अच्छा किया है तो ये हो जाता है कि चलो भी हम थोड़ा सही चल रहे हैं, और अगर अच्छा नहीं किया है तो थोड़ा सा स्ट्रेस लेना भी आपके लिए जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है, देखिए स्ट्रेस और डिप्रेशन में फर्क होता है, थोड़ा सा स्ट्रेस आपके लिए हमेशा जरूरी होता है। अगर वो थोड़ा सा भी स्ट्रेस नहीं होगा ना तो आप बहुत लेजी हो जाएंगे, वो थोड़ा सा स्ट्रेस आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए आप अपने आप को टेस्ट करें, क्विज के थ्रू टेस्ट करें, जो मैं कराती हूँ, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज में टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ्स मिलती हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। उसमें आपका ही फायदा है, मेरा तो खैर कोई नुकसान भी नहीं है, कोई फायदा भी नहीं है, लेकिन आप लोगों का बहुत फायदा है। ओके, सो गाइज आई होप कि आपको ये पसंद आ रही होगी, एंड अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।